नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त पटना में हम लोग बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और हम पहुंचे हैं इंटरव्यू करने के लिए अख्तरुल ईमान साहब का। कारण क्या है इंटरव्यू का, तो इसमें मुद्दे ये हैं कि ये सीमांचल के लिए स्पेशल एक्ट की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इस पर पूरी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले हम इनसे क्षमा चाहेंगे। क्षमा इसलिए चाहेंगे क्योंकि हमने एक वीडियो में इनका नाम गलत चला दिया था जिसमें अंसारी लगा दिया था, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और बता दें कि पूर्णिया ज़िला जो है सीमांचल का, उसके अमौर विधानसभा से आप विधायक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर। पहला सवाल मेरा यहीं से शुरू होगा कि सर, आप क्यों सीमांचल के लिए स्पेशल एक्ट की मांग कर रहे हैं, 371 की मांग कर रहे हैं? क्या आप बिहार के अन्य ज़िलों में जाकर देख पाए हैं कि वहाँ पे बाढ़ के हालात कैसे हैं या फिर वो कितने पिछड़े हैं? क्या सिर्फ सीमांचल पिछड़ा है या फिर पूरे बिहार को ही इसकी आवश्यकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं सीमांचल से आता हूँ, सीमांचल को अच्छी तरह से जानता हूँ और हमने कंपैरेटिव डेटा बेस्ड अपना स्टडी किया। उसके बाद मेरी आंखों की पट्टियाँ खुली कि सीमांचल जो हमारा पसमानदा है, पिछड़ा है। मैं समझ रहा पूरा बिहार ही ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं था। बल्कि बिहार के दूसरे हिस्सों से सीमांचल को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया। मैं आपको बता दूं, जिस सीमांचल के पिछड़ेपन की आज मैं बात करता हूं, अगर आप देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या उससे पूर्व अगर देखेंगे तो पूरे बिहार में सीमांचल की हालत बिहार के दूसरे जिलों से बेहतर थी। अब कहेंगे आपके पास क्या प्रूफ है उसका? कोई डेटा तो उसके पास मेरा नहीं है, लेकिन इतना कुछ मेरी बचपन ने देखा है कि हमारे खेतों में, खलियानों में, किसानों के बैठके में मजदूर होते थे। माफ कीजिएगा, मैं इन क्षेत्रों का वो नहीं था, आरा के होते थे, छपड़ा के होते थे, शाहबाद के इलाके के लोग होते थे जो वहां पर बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, खेतों में काम करने के लिए हमारे यहाँ आते थे। लेकिन आज उल्टा ये हो गया है कि अब ये नहीं जाते, इनके बच्चे ऑफिसर बनकर हमारे यहाँ जा रहे हैं और हमारे लोग जो कहीं नहीं निकलते, तो आज 70% युवा वहां से माइग्रेशन करके मजदूरी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, बच्चे भी, बाल मजदूर भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से जा रहे हैं, बल्कि अब महिलाएं भी जाने लगी हैं। सबसे ज्यादा गरीबी हमारे यहाँ। ऐसा कैसे हो गया? पूरे बिहार में मेला लगता था, 2 बड़ा मेला, 2 बड़ा मेला लगता था। एक मेला लगता था आपका खगड़ा मेला और एक सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला पशुओं के लिए बड़ा मशहूर था, लेकिन सकाफती मेला जहां लोग अच्छे कपड़े खरीदें, अच्छे जेवर खरीदें, अच्छी मिठाइयां खरीदें, तो अफगानिस्तान का हलवा भी बिकता था खगड़ा के मेले में, और मलमल के कपड़े भी बांग्लादेश से आकर वहां बिकते थे, हाथी ऊंट भी बिकता था। और ये कैफियत दूसरी जगह में नहीं थी। जो इसका सबूत है कि हमारी कुव्वत खरीद, परचेजिंग कैपेसिटी और डिस्ट्रिक्ट से बेहतर थी। मजदूर दूसरी जगह के जाके हमारे यहाँ काम करते थे और बड़ी खरीदारी भी हमारे यहाँ होती थी। इसके माने कि आर्थिक एतबार से हम दूसरों से बेहतर थे। लेकिन ये 60s के बाद से ये तब्दीली आई। नए एजुकेशन पॉलिसी का मामला हुआ, लोग पढ़ने लिखने, रोजगार के मौके, तो बिहार की दूसरी पट्टियों में, बेगूसराय से चल के इधर आएंगे तो रोजगार के बहुत सारे मौके आए, हॉस्पिटल्स भी खुले बीमारों के लिए, शैक्षणिक संस्थान भी अच्छे हुए। लेकिन हमारे उस क्षेत्र की अनदेखी कर दी गई, जिसके नतीजा ये हुआ कि बिहार का सबसे सुखी संपन्न वो इलाका पिछड़ गया। और ये बात मैं यूं ही जबानी तौर पर नहीं कह रहा हूं, आपने चूंकि पूछ लिया कि आपने बिहार के दूसरे हिस्से को देखा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट सीमांचल के लिए और 4 डिस्ट्रिक्ट दूसरे क्षेत्रों के लिए, और जरा सा आबादी के एतबार से और ज्योग्राफिकल एरिया के एतबार से दोनों समतल थे। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, मैंने किशनगंज के जिला का चयन किया। किशनगंज जिला की आबादी 17 लाख, और मैंने कैमूर का वो किया। कैमूर की भी आबादी 17 लाख, लगभग 16,90,000 की थी। और अगर रकबा भी देखेंगे तो एरिया भी उतना ही था। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि किशनगंज में 1,07,000 हेक्टेयर में धान की पैदावार हो रही है और वहां सिर्फ 90,000 मेट्रिक टन की पैदावार हो रही है। और उतनी ही जमीन में खेती हो रही है धान की कैमूर में, वहां 2,25,000 मेट्रिक टन की पैदावार हो रही है। तो मेरी आंखें फटी रह गई। ये दोनों जगह क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल समान है, उपज इतना कम है। यही गेहूं का भी मामला है। इसी तरह से अगर आप हमको ले लेंगे कि हमारी आबादी किशनगंज की 17 लाख की आबादी रही और मुंगेर की आबादी 13 लाख की रही, तो मुंगेर में 2006 में जो मैट्रिक पास किए तो 15,500 बच्चे पास किए। और किशनगंज की आबादी जब उससे ज्यादा थी, 13.5 लाख इसकी आबादी मुंगेर की और 17 लाख की आबादी किशनगंज की, तो किशनगंज में सिर्फ 3200 लड़कों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, सदन के पटल पर रिपोर्ट आई थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर मैं बेचैन हुआ,
मैंने डीओ से फोन किया कि नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं वहाँ, और किशनगंज के बारे में मुझे पता ही था। तो मेरे हैरत की इंतहा नहीं रही कि मेरे किशनगंज में सिर्फ 17 लाख की आबादी के लिए 2010-11 तक सिर्फ 17 हाई स्कूल थे, और उस वक्त मुंगेर में 88 हाई स्कूल थे, 88 हाई स्कूल थे। और मैं बता दूं हमारे पूर्णिया की आबादी लगभग 33 लाख की थी, उतनी ही आबादी वैशाली की भी रही। तो वैशाली की आबादी 34 लाख, मैं समझता हूं कि सिर्फ 50,000 का आगे पीछे रहा होगा। लेकिन मेरे हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि पूर्णिया के में सिर्फ 56 हाई स्कूल हैं और यहाँ वैशाली में 94 हाई स्कूल हैं। फिर मैंने कटिहार का मामला किया और अररिया जो आबादी में करीब करीब बराबर है, और मैंने देखा कि बेगूसराय में जितनी आबादी कटिहार की है उतनी आबादी बेगूसराय की है। कटिहार में 46 हाई स्कूल थे और बेगूसराय में 75 हाई स्कूल थे। फिर कल कारखाने आप देखें, मेडिकल कॉलेज देखें। फिर इधर के मैंने वो किया, मैंने देखा कि बेगूसराय में एक जगह है जहां सिर्फ 6 पंचायतों पर एक ब्लॉक है। मैंने ये अरवल में देखा कि 8-9 पंचायतों पर एक ब्लॉक है। लेकिन हमारे वहां देखा यह गया है कि हमारे यहाँ 25-25 पंचायत पर ब्लॉक है। जिस अमोर से अभी मैं आता हूं, उस अमोर में अमोर प्रखंड 25 पंचायतों पर आधारित है। और आप देखेंगे कि इधर आवाजाही के लिए सड़कें बनी, पुल बने, पुलिया बने, लेकिन हमारे यहाँ अब भी आपको देखेंगे कि 40-40 किलोमीटर की दूरी पर पुल नहीं बना है। ब्लॉक हेडक्वार्टर में की दूरी जहां से 9 किलोमीटर की है, 6 किलोमीटर की है, वह 45 किलोमीटर की दूरी तय करके आनी पड़ती है। पुल बहते भी बहुत हैं आपके यहाँ। पुल बहते बने भी नहीं है, बहते तो ही है, बहते तो है लोग, बहता है वहां का दालान, बहता है वहां का घर, कटती है वहां की जमीन, डूबते हैं वहां के लोग। लेकिन सरकार ने तो पुल भी नहीं बनाया। जो विलेज प्रोटेक्शन का काम करना था, एंटी इरोजन का काम करना था, वो भी नहीं कराया गया, जिसकी वजह से हर साल हमारी लगभग हजारों एकड़ जमीन प्रभावित होती है। हजारों एकड़ जमीन नदी में विलीन होती है। 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तक नदी काट कर आगे पीछे हो जाती है। और हर साल हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, और अभी भी लगभग 4,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं। सिर्फ मैं आपको बताऊं, एक ब्लॉक की बात मैं बता रहा हूं, एक कंस्टिट्यूएंसी की बात बता रहा हूं मैं, अमोर बैसा की, कि 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक असामयिक बारिश हुई अभी वहां पर, और नतीजा ये हुआ कि हिमालय की गोद से निकलने वाली, नेपाल की तराई से बहने वाली, ढालान का इलाका है हमारा, वो नदियां बहाकर ले गई। 600 लोग बेघर हो गए, 600 लोग बेघर हो गए। उनकी खैरियत कोई पूछने वाला नहीं है। ये कैफियत दूसरी जगह पर नहीं है। 2016 में 17 में जब सैलाब आया तो हमारे यहाँ भी आया, अब पटना के सराउंडिंग में भी आया। मेरी आंखों ने खुद देखा है कि यह जानवरों को चारे दिए जा रहे थे बाढ़ के इलाके में, और हमारे वहां इंसान बिलक के मर रहा था, उनको चारा नहीं दिया जा रहा था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ क्यों है? ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ है, दिल्ली से हम दूर हैं, हम पटने से भी दूर हैं, और दोनों ने इस दूरी की वजह से हमें नजरअंदाज किया। लेकिन आप तो 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं, ऐसा अबे 4-5 मुख्यमंत्री साहब नहीं, अभी भी हमारे यहाँ किशनगंज के लास्ट एरिया से 7 घंटे से पहले नहीं पहुंच पाते हैं। बहरहाल वो है, तो बहरहाल ठीक है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आप वो भी जो आपको मैं बता दूं, जिसकी वजह से हम लोग पहुंच पाते हैं, वो सड़क मेरे लिए नहीं बनी। बेवा के आंगन से ऊपर से उतर के हेलीकॉप्टर जाए भी तो टकटकी बांधकर देख सकती है ना, उस पर बैठ नहीं सकती है ना। ये नहीं कि ना बेवा के घर से होकर रास्ता हो गया। वो दरअसल 7 स्टेट्स के लिए बने हैं जी। अगर आसाम, मणिपुर, मेघालय उधर नहीं होता, वो सड़क भी हमको नसीब नहीं होती। वो तो उनके खैरात की वजह से हमको मिला है। मेरे लिए बताइए ना, मेरे लिए क्या किया इन लोगों ने? मेरे लिए कुछ भी नहीं किया अभी तक स्पेशली। वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बेटियों का एजुकेशन लेवल वहां पर बहुत जीरो है। ऑल ओवर बिहार सबसे इलिटरेसी वहीं पर ज्यादा है। बल्कि कुछ दिनों पहले तो पूरे एशिया में कोई एक जो ब्लॉक था सबसे निरक्षर था, वो किशन का पोठिया था। नौकरी में हमारी तादाद देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम हमारा सबसे कम है, पलायन सबसे ज्यादा है। 70% नौजवान वहां का दिल्ली पंजाब में मिलेगा। आप दिल्ली पंजाब के होटलों में पोछा मारते हुए 12 साल के बच्चे देख लीजिए, 5 बच्चे होंगे तो उसमें 4 सीमांचल के होंगे। बेटियां पोछा मारने के लिए दिल्ली जा रही हैं। तो मेरी ये दुर्गत है, लिटरेसी रेट कम हमारा है, नौकरी में हमको हिस्सेदारी नहीं दी गई, पर प्रति व्यक्ति आय हमारी कम हुई, फसल हमारी क्षति हुई, उसका मुआवजा नहीं मिला, खेतियां हमारी कट गई, घर हमारे बह गए, तो हम तो गरीब और कल्लास होकर रह गए। मैं समझना चाहता हूं आपसे कि ये आखिर क्यों है, क्योंकि मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ें जोड़ूंगा। मैं पिछले इसी साल की बात है, जब फार्म प्रोटेस्ट अपने पूरे बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था, तो उस दौरान फरवरी के आखिर में मैं हरियाणा ट्रैवल कर रहा था, करनाल ज़िले में मैं गया था, और वहाँ पे मैं किन्हीं दूसरे कारणों से गया था। लेकिन जब वहाँ से गुजर रहा था तो एक गन्ने के खेत में मुझे कुछ मज़दूर दिखे,
और वो वाकया कुछ इस तरीके से है कि हम लोग उतरे थे तो गन्ना खाने के लिए, लेकिन उस खेत में लोगों से बातचीत की तो मालूम चला कि करीब 45 लोग किशनगंज और पूर्णिया से गए हुए लोग थे जो वहाँ पे गन्ना काटते हैं, सीजनल सारा काम करते हैं, बाद में धान गेहूं में भी फंस जाते हैं वो लोग। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब उनकी मैंने रिपोर्ट छापी थी उस समय मैं गांव कनेक्शन के लिए लिख रहा था, तो उसमें मुझे मालूम चला कि इनके पास ज़मीनें हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज़मीनों से एकदम ख़त्म है, ज़ीरो शून्य है उनके पास, ज़मीनें हैं उनके पास। बावजूद इसके उनको विस्थापन झेलना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, वहाँ से रोज़गार नहीं है। वो कहते हैं खेती नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर बार बाढ़ उनकी खेती को डुबा देती है। तो इसका समाधान क्या है? आप 60 के दशक की बात करते हैं, 2021 आ चुका है। इतने सालों के दरमियान कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं। क्या आप लोगों ने कभी मंथन करने की कोशिश की कि इन सरकारों ने वहाँ के लिए क्या किया, और जो वहाँ पे मंत्री, विधायक, सांसद जो भी बने, क्या उनकी जिम्मेदारी उसके प्रति नहीं थी कि किशनगंज या पूर्णिया या सीमांचल का पूरा एक विकास किया जाए? आखिर कारण क्या है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, बुनियादी कारण। देखिए, बुनियादी बात यह है कि वो इलाका जो रहा है वो इलाका माइनॉरिटी का इलाका रहा है, ठीक है, और अदर देन माइनॉरिटी की जो आबादी है तो वो पिछड़ों की आबादी है। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि माइनॉरिटीज के साथ और उनको पिछड़ों पीछे के छोड़ दिया गया? साथ माइनॉरिटी और पिछड़े जो रहे, दलित पिछड़े रहे, हाँ। तो इनको पीछे छोड़ दिया गया। जो लीडरशिप उभर के वहां से आई तो भले ही वो मंत्री भी बन गए, माइनॉरिटी के कोटे में, पिछड़ों के कोटे में मंत्री बन गए, लेकिन एक अदर टिकट के खातिर वो इन पार्टियों का गुलाम बनकर रह गए। अपनी जनता के समस्याओं के समाधान करने वाली नेतृत्व नहीं दे पाए। उसमें से कुछ लोग आए, तस्लीमुद्दीन साहब आए जो पहले लीडर हैं हमारे, जिन्होंने उस इलाके के हक हुकूक की बात करी। लेकिन अक्सर ये हुआ, कांग्रेस का जो पॉलिटिकल कल्चर रहा या फिर राजद के जमाने में भी रहा या दूसरी सरकारें बदलती रही, एक अदर टिकट के खातिर वहां के जो नामचीन लीडर्स आए तो वो मंत्री बन गए, संतरी बन गए, लेकिन वहां के मसाइल पर बुनियादी तौर पर बात नहीं की। बुर्जुआ पॉलिटिक्स भी हावी रहा। नतीजा ये हुआ कि तो डिस्क्रिमिनेशन कर भी रहे थे और वो पहरेदारी से गफलत भी बरत रहे थे, तो दोनों तरफ से हम मारे गए हैं। तो इसकी वजह से हमारा बड़ा नुकसान वहां का हुआ है। यही वजह है कि आज पूरी लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, तो अब हम लोग इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि बिहार के अन्य हिस्सों से हम इतने पीछे हो गए। हमारी मुख्तलिफ आंकड़े आ रहे थे, हम लोगों ने भी विश्लेषण किया। जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई, मैंने 2015 में एक बुकलेट लिखा, गवर्नमेंट के बहुत सारे आंकड़ों को हमने जमा किया और मैंने लिखा सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी, सरकारी आंकड़ों की जबानी। आबादी कहाँ की कितनी, कितने हॉस्पिटल्स, कितने हाई स्कूल्स, नौकरियां कितनी, इसके आंकड़ों को देखा तो हमारे वहाँ के लोगों की आंखें खुली कि साहब वाकई हम तो बिहार के दूसरे हिस्से से हम बहुत पीछे हो गए हैं। तो फिर एक नई लड़ाई का आगाज किया और मैं मुबारकबाद देता हूं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि उन्होंने कहा कि सब जब आपकी यह हालत है, तो चूंकि संविधान के बारे में अच्छा ज्ञान है उनका, तो उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है कि सीमांचल की पट्टी के लोगों, अगर अपनी तकदीर बदलना चाहते हो, अपनी नस्लों की तकदीर बदलना चाहते हो, तो आईन बनाने वालों ने, संविधान रचयिताओं ने ऐसे क्षेत्रों के लिए, चूंकि नेचुरली मामला है, एक माँ के 4 बच्चे हैं, सबसे बच्चा माँ प्यार करती है, लेकिन जो बच्चा बीमार पड़ जाता है माँ विशेष ध्यान देती है ना। किसान का बीमार पशु, उस पर ज्यादा किसान ध्यान देता है, पीले पौधों पर यूरिया का छिड़काव बढ़ा देता है। ठीक उसी तरह से हमारे संविधान रचयिताओं ने आर्टिकल 371 के जरिए से ऐसे क्षेत्र जो किसी कारण पिछड़ गए हों, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए धारा 371 का व्यवस्था किया है कि धारा 371 के जरिए से उस इलाके को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए और उसका उठान कराया जाए। और ये मामला यही नहीं हुआ, बल्कि आप देखेंगे जो 13वां संशोधन हुआ वो नागालैंड के लिए, तो नागालैंड के लिए हुआ, नागालैंड की हालत सुधरी सन 1963 में। हाँ, तो उसके बाद देखेंगे फिर 69 में, 71 में, 73 में जो अमेंडमेंट्स आए, तो उसके जरिए से तेलंगाना का मामला हुआ, या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात का कच्छ का इलाका ले लीजिए, या फिर महाराष्ट्र के विदर्भ का इलाका ले लीजिए, या आंध्रा का जो हैदराबाद जोन कहलाता है, जो आप गुलबर्गा वगैरह आंध्रा में चला गया, उस इलाके को ले लीजिए, या 7 स्टेट्स के, हाँ कर्नाटका में तो वो अभी वो हैदराबाद जोन ही कहलाता है वो, तो उसको ले लीजिए आप, या फिर 7 स्टेट्स के सारे इसको ले लीजिए आप। हर जगह स्पेशल प्रिविलेज मिला है उन लोगों को, आर्टिकल 371 की वजह से फायदा मिला है या फिर स्पेशल पैकेज मिला है। तो अब अभी तो मैं ये बात कह ही रहा था, लेकिन अभी तो नीति आयोग की रिपोर्ट भी आई
बिहार की जो तस्वीर आपके सामने में है, लेकिन बिहार के अंदर में सबसे पिछड़ा जिला अगर कोई है तो नंबर 1 वो किशनगंज है। और किशनगंज के करीब करीब के देखेंगे, कल भी कुछ पत्रकारों से हमारी बात हो रही थी, तो वही लोग कहते रहे, मैं तो कहने में शर्माता भी हूं, वही कहते रहे कि साहब अगर गौर से देखिए तो ये वही पट्टी है जहां माइनॉरिटी की आबादी ज्यादा है। इसके माने नोइंगली आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो मैं तो ये कहूंगा कि शायद उसमें मेरा भी कसूर रहा है कि हम अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सके हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो पट्टी रह गई है, गरीब रह गई है। और शर्म के मारे में मुझे बात कह लेने दीजिए, हक बात को कहना और अपनी बीमारी को छुपाना दानिशमंदी नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी अगर हो रही है पूरे बिहार में तो सबसे ज्यादा उस इलाके से हो रही है, सीमांचल से हो रही है। हमारी गरीबी ने हमको कहां पर पहुंचा दिया है। और अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई, वो नीति आयोग जो कल तक प्लानिंग कमीशन कहलाता था, और उसी के आदाद शुमार और उसी की रोशनी में नए प्लान बनते हैं तो नीति आयोग की पॉलिसी पर। तो नीति आयोग ने भी कह दिया कि साहब देश में तो बिहार का बुरा हाल है ही, लेकिन बिहार के अंदर में सबसे बुरा हाल है किशनगंज का। यानी ये रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे देश में सबसे बुरी हालत हमारे किशनगंज और सीमांचल की है। तो अब ये बताइए कि आर्टिकल 371 की दवाई के बगैर ये बीमारी अच्छे होने की कोई उम्मीद है क्या? इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर ये मेडिसिन आपको मिल भी जाए, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि सीमांचल में क्या बदलाव हो जाएगा? क्या कुछ चीजें बदलेंगी? किस तरीके से आप लोग चलाएंगे इसको? भाई ये मेटेरियलिस्टिक एज है। स्कूल के लिए भी पैसे चाहिए, हॉस्पिटल के लिए भी पैसे चाहिए, रोड के लिए भी पैसे चाहिए, वहां रोजगार के मौके के लिए भी पैसे चाहिए, वहां के पुल का आमोदरफ्त हो जाए, बिजली पर्याप्त वहां पर मिल पाए, तो जाहिर है कि हमारी हालत तब्दील होगी और जाहिर है कि हम अपनी योजनाएं बनवाएंगे। आप अभी देख रहे हैं, जगदा बाबू रहे मिनिस्टर, शाहबाद के इलाके को देख लीजिए, उसने जो इरिगेशन मिनिस्टर रहे, शाहबाद के उन इलाके जो इलाकों में धान की फसल कभी होती नहीं थी, आज वो धान का सोने का कटोरा बन गया है। अभी जिस दिनों से हमारे संजय झा जी आए हैं, तो संजय झा जी ने बन गए वो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, तो पूरे तौर पर बिहार के नहीं बल्कि उसने दरभंगा की पूरी तौर पर उसने समझिए कि उसको प्रोटेक्ट कर दिया उसने। तो ये लोग जो मंत्री भी हमारे उस इलाके में, हाँ, तो हमारे इलाके में मैं इल्जाम नहीं, ये सच्चाई भी है। और मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि संजय झा जी के मिनिस्टर बनने के बाद दरभंगा और उन भला हुआ है, बाढ़ से निजात मिला है। और मैं जिस गोपालगंज सिवान के क्षेत्र से आता हूँ वो फिलहाल आजकल डूबा हुआ रहता है। शायद हो सकता है, मुझे उसकी पूरी खबर नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उसके बचाव में दूसरे को थोड़ा नुकसान हुआ हो सकता है, लेकिन उसने दरभंगा के दूध के कतरों का कम से कम बोझ उतारा है उसने, मैं उसको बधाई देता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि मंत्री जी किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं होते हैं, वो पूरे बिहार के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि एक जैसा आप बता रहे हैं उससे तो यही प्रतीत होता है कि मतलब जो जहां जिस क्षेत्र, हाँ, अब तक तो यही देखा गया, अब तक तो यही देखा गया है कि मंत्री भले ही वो बिहार के बन गए हों, लेकिन लोगों ने अपने क्षेत्र को, क्योंकि हो ये गया है आज के दिनों में, ये ईमानदारी खत्म हो गई है। हर कोई ये चाहता है मेरी कुर्सी कैसे बचे, और अपने लोग बिहार के लोग नहीं, अपने लोग देश के लोग नहीं, अपने लोग के मतलब अपनी जाति के लोग, अपने क्षेत्र के लोग। ये क्षेत्रवाद, ये जातिवाद, एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि देश की आजादी से पहले राष्ट्रवाद था, और गांधी जी ने, मौलाना आजाद ने बड़ी उससे जोड़ा, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग खंडों के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, सबको कहा, उसके अंदर में नेशनलिज्म को जगाया उसने, पेट्रियोटिज्म को जगाया कि भाई तुम सब मिलकर के एक राष्ट्र हो ना, गुलाम बने हो तो सब बने हो ना, कश्ती पर हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो, कश्ती में सुराख हो तो सब डूब के मरोगे ना, कश्ती को बचाओ। उस कश्ती का नाम भारत था और भारतीयता है ना, ये सब में दिल में बस गया था, जिसको हम कहते हैं कि साहब वो राष्ट्रवाद। लेकिन देश के आजाद होने के बाद राष्ट्रवाद को दफना दिया लोगों ने। उसके बाद फिर क्या हो गया, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद। और जातिवाद का सबसे घिनौना तमाशा अगर कहीं हो रहा है तो यूपी और बिहार में हो रहा है। तो यहां पर जाति आधारित, क्षेत्र आधारित, भाषा आधारित सारी राजनीति हो रही है। नतीजा ये हुआ कि हमारे उधर का मुल्ला को वही कब्रिस्तान की मंत्री मिली, वजारत मिली, दिया तो माइनॉरिटी वेलफेयर का दिया। पिछले दिनों में भी देखेंगे कई वजीर हमारे यहाँ बने माइनॉरिटी वेलफेयर का, झुंझुना, उसमें था कुछ भी नहीं, बादशाह बेमुल्क। मुन्ना मुश्ताक साहब भी बने, वो हमारे यहाँ एक मिनिस्टर बने, जनाब सुलेमान साहब भी बने, माइनॉरिटी वेलफेयर बने, इस्लामुद्दीन बागी साहब बने, माइनॉरिटी वेलफेयर के बने। अभी पिछले दिनों में बने थे हमारे अब्दुल जलील मस्तान साहब,
तो मियाँ लोग वैसे भी कम शराब पीते हैं, उनको शराब का मंत्री बना दिया गया है ना। तो फायदा हमारे यहाँ इस तरह की मिनिस्ट्री, पीडब्ल्यूडी की मिनिस्ट्री हमारे यहाँ नहीं मिली, एजुकेशन की मिनिस्ट्री हमारे यहाँ नहीं मिली, वाटर रिसोर्स की मिनिस्ट्री हमारे यहाँ नहीं मिली। लेकिन अब तो अगर ये मिनिस्ट्री आपके वहाँ के हैं, उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं वो? अब उप मुख्यमंत्री बेचारे जी तो वो कारोबारी आदमी हैं, हर कारोबार से ये तो धार्मिक उन्माद का एक मामला रहा है। कैसा कारोबार है? उनका कारोबार है, देखिए धंधा वाले लोग हैं। अच्छा, धंधा वाले लोग हैं, लोग कपड़े के कारोबारी हैं, और राजनीति में भी आकर उनका कारोबार ही उनका मामला है। अच्छा। उनका खुद वो नागरिक विकास मंत्री है, नगर विकास मंत्री हैं, उनका नगर डूबा तो बचा नहीं पाए बेचारा कटिहार को, वो क्या कर पाएंगे? वो कुर्सी बचाने वाले लोग हैं, ये लोग कुर्सी बचाने वाले लोग हैं, सत्ता के मोह में और निज स्वार्थ की राजनीति करने वालों का नाम बीजेपी है। तो इनसे तो कोई तवक्को ही नहीं की जा सकती है ना। तो बहरहाल, लेकिन जो मामला सीमांचल का है, वो सीमांचल का एक कठोर सत्य यह है कि सीमांचल को सब लोगों ने मिलकर लूटा है। टैक्स के पैसे अंदर आप आज सुनेंगे, आज भी मैंने 0 आवर में लाया था। हमारे यहाँ एक आदमी 71 साल का अपनी मवेशी लाने के लिए गया, नदी में पुल नहीं है, डूबकर मर गया। लाश की तलाशी भी नहीं हुई, 5 लाख रुपए की लाश की तलाशी भी नहीं हुई। दूसरी जगह पर 5-5 दिन लाश की तलाशी होती है, वहां 1 दिन रस्म अदा करके छोड़ दिया गया है ना। तो हम तो डूब के मरते भी हैं। और आपको सुनेंगे, अंग्रेज के जमाने में डुअल टैक्स का सिस्टम था। अब ये बात बता रही है कि पटने में जो लोग फ्लाईओवर में चलते हैं, एक्स्ट्रा उनको टैक्स पे नहीं करनी पड़ रही है। जो लोग गांधी सेतु में चलते हैं, उनको एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम टैक्स भी देते हैं। पुल बनाना मुखिया जी का काम नहीं था, एमएलए साहब का काम नहीं था। पुल तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से करोड़ों का बनता है, और नतीजा ये होता है कि पुल से वंचित है नदियां हमारी, और नदियों में कश्ती में पार हो तो फिर जुर्माना भी दो, 50-50 रुपए, 100-100 रुपए लिया जाता है, तब पार कराया जाता है। और गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट में आप हमें पुल भी नहीं दे पा रहे हैं, और कश्ती पर पार होने के लिए जुर्माना भी। माँ मेरी तड़प के मरती है, माँ को एम्बुलेंस में हम ले जा भी नहीं पाते, माँ के लिए दवाई ले जाने लेके जाए तो कश्तियों पर पार करने के लिए भी हमसे जुर्माना लिया जाता है। तो ये दोहरा मापदंड, गोया अंग्रेजों के जमाने का जुल्म अब भी हमारे साथ हो रहा है। तो हमारा विकास होगा कैसे? आज भी वहां पर 30-30 किलोमीटर की दूरी पर हाई स्कूल जाना पड़ रहा है लोगों को, अच्छे हाई स्कूलों में जाने के लिए। 70-80 किलोमीटर की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, वहां एम्बुलेंस हमारी बस्तियों में नहीं जा पाता। दुल्हन कीचड़ से निकलकर बैलगाड़ी में आज भी चढ़ती है। तो ये दशा दिशा है। तो हम तो, जब इतनी सारी हमारी बीमारी है, तो आईसीयू के बगैर तो हमारा कोई उपाय है ही नहीं। हम तो करें कि जनरल वार्ड में रखे हुए, इमरजेंसी वार्ड में रखे, नहीं आईसीयू के लायक हम है। 371 के जरिए से ही हमारा ट्रीटमेंट मुमकिन है, इसलिए वो करो। इसीलिए हम लोग इसकी बात, और नीति आयोग ने अभी जो रिपोर्ट दे दी है, तो गोया तो मेरा एक्सरे भी, एमआरआई भी रिपोर्ट फेवर में आ गया है कि पेशेंट आईसीयू के लायक है। तो उसके बावजूद भी अगर कोई आईसीयू में हमको नहीं भेज रहा हॉस्पिटल वाला, तो समझिए कि हमका मर्डर ही ना कर रहा है, जी, मार ही रहा है ना हमको, ठीक है ना।